नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। संसद में हमला जब हुआ था 13 दिसंबर, उस बात को इतने साल बीत चुके हैं और जब वो बरसी थी उस वक्त कुछ लोग घुसे, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनकी मरम्मत भी की गई और उसके बाद लगातार उनसे पूछताछ जारी है। 14 दिन की हिरासत में पुलिस की उनको भेज भी दिया गया है। अदालत में मामला चल रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, जांच भी अपनी जगह पर है, सुरक्षाकर्मी उनको भी सस्पेंड किया गया, ये सब चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच विपक्ष 3 दिन से हंगामा बर्पा किए हुए है संसद में। चलिए, विपक्ष की जो मांग है वो अपनी जगह ऑपोजिशन होने के नाते जायज है। वो चाह रहे हैं कि इस पर जवाब दे सरकार, लंबी चर्चा हो 14 घंटे की और उसके बाद एक निकल करके देश की पूरी सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हुए हैं, उनको लेकर जवाब देना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच ये तो एक नॉर्मल बातचीत है, प्रोसीजर है जो हम आपको बता रहे हैं, जो देश में होता आया है पहले भी और होता रहेगा आगे भी। लोकतंत्र में इसकी एक पद्धति है। लेकिन जब सवाल ये खड़े होते हैं कि जो हमलावर थे, जो जबरन घुस गए वहां पर, जिन्होंने वहां आकर के उत्पाद मचाया, उनके पीछे मोटिव क्या है ये तो जांच का विषय है। लेकिन अब उनका धर्म, उस धर्म का रंग ये सामने आ गया है। जेडीयू की तरफ से जो उनके अध्यक्ष हैं, और किसी ने नहीं, कोई छोटे मोटे नेता ने नहीं, क्योंकि छोटे मोटे नेता जब ये बोलते हैं तब तो पार्टियां अपने आप को कह देती हैं कि ये उनका निजी बयान है, हमारा बयान नहीं है, हम उससे अपने आप किनारा करते हैं। लेकिन जब खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये बात कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि वो लोग हमलावर मुस्लिम नहीं थे, अगर वो मुस्लिम होते तो बीजेपी पूरे देश में उत्पाद मचा देती। और ये सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, बल्कि अकाली दल, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान आ गया। जो पहले सरकार के सहयोगी थे, कुछ मुद्दों पर राय नहीं थी इसलिए अलग हो गए। तो अब जब रंग भी देखना शुरू कर दिया है, हिंदू मुसलमान सुरक्षा में भी आने शुरू हो गए हैं, तो 2024 में कौन देश में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देगा, तुष्टीकरण करेगा, जिसका इशारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कर रहे हैं, ये काफी हद तक खुले तौर पर सामने आ गया है। जरा जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे विपक्ष की तरफ से कि आखिर कब से ये जो सुरक्षा में जुटे हुए लोग हैं और खासकर ये जो हमलावर हैं, उनका जाति, धर्म, संप्रदाय, ये सब देखा जाना लगा है। तो जरा पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान सुन लेते हैं जो आज काफी ज्यादा चर्चा में है। भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। जांच में अरंगा लगाना, उसका राजनीतिकरण करना, ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है। पुलवामा में हुआ, उसे कांग्रेस ने भारत की सेना पर सवाल खड़ा किया, भारत की सरकार की इंटीग्रिटी पर सवाल किया, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। जिन लोगों की अपना ही राजनीतिक चरित्र, शुक्र है इसमें कोई सिंह नहीं या कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई मुस्लिम नहीं तो पता नहीं इसका क्या बना दिया वो तो। और दूसरी बात मेरे जहन में कि शुगर है रूलिंग पार्टी के एमपी के पासेस थे, ये किसी ऑपोजिशन के होते तो पता नहीं, क्योंकि लोग आते हैं अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, अब उनका सिक्योरिटी चेक करना हमारा काम तो नहीं ना। स्पीकर साहब के सारे जिम्मेवारी सौंपते हुए ये अपना जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। आसमान नहीं टूट पड़ते अगर सदन के अंदर आके हमारे गृह मंत्री एक बयान देते और 2-4 सवाल हमारे तरफ से अगर रहते तो उसका जवाब देने से कि आसमान टूट पड़ते। ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। इसको मैं सिर्फ संसद में सुरक्षा चूक नहीं मानता, कहीं न कहीं ये संदेश भी जा रहा है कि इनके हाथों में देश की संसद सब महफूज नहीं है, तो देश के बारे में हम क्या कहें। मैं सिर्फ, और आज जो रवैया दोनों ही हाउस में सत्ता पक्ष का रहा, ये सस्पेंशन वगैरह, क्या संदेश किया कि आपको
विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, आलोचना मुक्त मीडिया चाहिए। यही आपके लोकतंत्र की अवधारणा। ये जो मास्टरमाइंड है, इसके साथ कांग्रेस और टीएमसी नेताओं के बहुत सारे फोटोज़ हैं और ये उसके साथ साथ सीपीएम के साथ भी थोड़ा उनका एडजस्टमेंट लग रहा है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली सीपीएम के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो पूरा जो लग रहा है कि इंडी जो अलायंस है, ये पूरे इंडी अलायंस के साथ इसका अच्छा तालमेल है। तो सवाल करेंगे, सवाल किए तो उनको बहिष्कार, उनको सस्पेंड किया दिया और पूरे सेशन के लिए अब चुप रहो। अब वो बाहर चुपचाप प्रतिवाद कर रहे हैं। तो विपक्ष तो खुद ही नहीं समझ में आ पा रहा है उसको कि आखिर मुद्दा है क्या। हरसिमरत कौर को आप लोगों ने सुना, एक तरफ वो कह रही हैं कि कौन आता है पास हमसे ले लेते हैं, लेकिन हम अब उनकी जांच तो नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि इसके आगे अगर सिंह लगा होता तो पता नहीं क्या होता देश में। तो ये सब जो बातें हैं ये कहाँ से आ रही हैं, किसके दिमाग की उपज है और कहाँ राजनीति को लेकर के जा रही है। और खासकर वो सुरक्षाकर्मी जो अपनी जी जान लगा करके हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, संसद की सुरक्षा में खड़े हैं, उन सब के मनोबल को किस तरह से ठेस पहुंचाने की कोशिश है ये रंग दे करके। जरा सवाल करते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ शिवम त्यागी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ जूही विश्वास जी जुड़ रही हैं जो कि प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस की। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त अनुप्रिया जी जुड़ रही हैं जो कि प्रवक्ता है जेडीयू की। अनुप्रिया जी, और कोई नेता ये बोलता तो शायद समाजवादी पार्टी की तरह या बाकी पार्टियों की तरह ये बात आ जाती कि ये तो उनका निजी बयान था, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष ही अगर देश में धर्म का एक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं इस हमले को, कि अगर मुसलमान होते तो क्या होता, अब उनके बयान से तो खुद को अलग नहीं किया जा सकता मेरे ख्याल से। वो तो ऑफिशियल लाइन है। बिल्कुल, मैं अपने नेता आदरणीय ललन सिंह जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बयान से मैं अलग नहीं मानती हूँ, और बल्कि मैं उनके बयान को आपको थोड़ा समझा दूं जो आपने शायद इसको एक अलग मोड़ देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा भगवान का शुक्र है कि यह किसी एक विशेष समाज से आए हुए व्यक्ति नहीं है, किसी विशेष धर्म से आए हुए व्यक्ति नहीं है, नहीं तो जिसकी जिम्मेदारी थी भाजपा की सरकार है जो अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रही है, वो सीधा का सीधा आरोप एक समाज और एक धर्म की राजनीति का मोड़ देकर के इसको नए मोड़ पे लाके खड़ा कर दी। लेकिन सवाल जिस तरह से कई दो दिन अलग अलग घटना होती, एक तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जिस तरह से घुस के लोगों ने अपने विरोध का प्रदर्शन किया, मैं कहती हूं, लेकिन वो पासेस किसके द्वारा अवेलेबल थे? रूलिंग पार्टी के एमपी, जो बीजेपी के पार्टी के एमपी हैं, उनके पासेस पे थे। निश्चित तौर पे इसकी जो सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा जो दल वहां मौजूद होते हैं उनकी होती है। चूक बड़ी है क्योंकि अगर संसद नहीं सुरक्षित है तो फिर देश का जनता भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात कि आप जब गृह मंत्री जी हमारे हैं अमित शाह जी, जिनको स्वतः आके एक मंच पे बोल देना चाहिए था कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं, लेकिन आपको विपक्ष का इंतजार हमेशा रहता है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे इन मुद्दे पे, कि आपको नॉक करना पड़ता है, आपको अलार्म लगाना पड़ता है विपक्ष के द्वारा कि आप बोलिए साहब, आपकी जिम्मेदारी है, आप क्यों भागे नजर आते हैं। लेकिन आप अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं जाइए, इसको आप धार्मिक रंग नहीं दे दीजिए। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि शुक्र है, और कहूंगी भगवान का शुक्र है कि यह किसी मुस्लिम तो मैंने और क्या कहा था? मैंने और क्या कहा था? मैंने भी तो वही कहा, यही तो बताया ना, मैंने भी तो वही कहा। धार्मिक रंग क्यों दिया, यही तो मेरा सवाल था। हिंदू मुस्लिम क्यों आया इसमें, मेरा सवाल भी यही था। हाँ रीमा जी, भाजपा अपनी जो नाकामी को जाति धर्म के नाम पे पर्दा डाल करके जो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। बीजेपी का तो अभी तक कोई बयान इस पर नहीं आया अनुप्रिया जी कि वो हिंदू होते तो ऐसा होता, मुस्लिम होते तो ऐसा होता, सिख ईसाई ऐसा होता। ये तो बयान ही आप ही की तरफ से आया है और अकाली दल की तरफ से आया। अभी तक बीजेपी की तरफ से कहाँ आया ये बयान? वही तो रीमा जी, आप मुझे लगता है कि आप समझना नहीं चाह रही हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि देश की जनता जरूर समझ रही है कि ये धर्म की राजनीति का रूप दे देते और 2024 में ये कैसे पता कि दे देते? इसलिए कि वो उनका इतिहास रहा है
वो कई मंचों पे एक बार वो आरोपों को जो है वो ठीक धर्म है जाति में शिवम बांट दिया त्यागी है। जी, देखिए कई ओके, मंचों से समझ गई मैं, अब समझी मैं आपकी बात। शिवम त्यागी जी, भविष्य की राजनीति सबको दिखाई दे रही है, शायद उसको मैं देख पाने में थोड़ा सा असमर्थ हो गई थी, लेकिन अब मैंने देख लिया कि 2024 में सांप्रदायिक शक्तियां देश पर हावी होंगी, चुनाव उन्हीं पर लड़ा जाएगा, ऐसी आपकी पॉलिसी है, ये विपक्ष को लग चुका है। तो ये भविष्य की तरफ जो आंखें हैं विपक्ष की, उसके बारे में आपको भी कुछ पता था? देखिए रीमा जी, मैं तो कहता हूँ ये नेता कम और ज्योतिष ज्यादा है, इतना भविष्य का ज्ञान इनको है। प्रेजेंट में इनसे कुछ होता नहीं, इलेक्शन दर इलेक्शन हार जाते हैं। भविष्य का ये सब जानते हैं, बीजेपी ऐसे होती तो वैसे कर देती, ये मुस्लिम होता तो ये हो जाता, ये सिंह होता तो ये हो जाता। अरे कुछ नहीं होता भाई, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी कुछ भी होता, उस पर यही सेक्शंस यही चार्जेस लगते जो अब लगे, उस पर यही राष्ट्रों का कानून लगता, उस पर यही लगना था। और इसी तरीके से कोई भी धर्म होता उसी पे यही लगना चाहिए था। संसद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सांसद बैठते हैं भाई, सब पार्टियों के बैठते हैं। मैं मानता हूं आपको राजनीति करना मजबूरी है, मैं मानता हूं आपको हर चीज में मुसलमान घुसाना बहुत मजबूरी है, मैं मानता हूं तुष्टीकरण में आप उनका अगर नाम हर सेंटेंस में नहीं लेंगे तो शायद आपको वो वोट नहीं देंगे, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन कम से कम संसद के विषय में तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इससे बड़े चार्जेस क्या लग सकते थे जो चार्जेस अभी लगे? वो हिंदू है, शुक्र मानिए वो उल्टा मैं तो कहता हूं कि वो मुस्लिम नहीं है, बेहतर हुआ ये। वरना अगर वो मुस्लिम होते तो कोई उन्हें बेरोजगार, कोई उन्हें स्कूल टीचर का बच्चा, कोई उनको गरीब, कोई उनको कम पढ़ा लिखा, कोई उनको मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, ये कह के ये सारे प्रवक्ता जो 3 मेरे बराबर वाले विंडोज में लड़ रहे होते अभी तक, सारे एक दूसरे से आगे भाग रहे होते कि नहीं नहीं ये तो बेगुनाह है, वो हिंदू है इसलिए चुप बैठे हुए हैं। और मैं मानता हूं चाहे वो कुछ भी है, किसी भी जाति धर्म से आते हैं, अगर उन्होंने गुनाह किया है जो कि किया है, वो संसद में घुसे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें हुई हैं, मैं मानता हूं इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई विषय ही नहीं। और बाहर निकलिए कम से कम, ऐसी स्थितियों में तो हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, क्योंकि वहां पर आपके भी सांसद थे, भगवान ना करे अगर कोई अनहोनी किसी भी तरीके से हो जाती तो वहां पर तो किसी को भी नुकसान हो सकता है। मैं मानता हूं इस तरह की भाषा और इस तरह की खासतौर पर हिंदू मुस्लिम इस विषय में तो नहीं लानी चाहिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, इंडी गठबंधन में आप हैं, 11 अप्रैल 1947 को और उसके बाद जब आगे भी कई सारी डेट, 82 की डेट दी गई, उसके अलावा 74 की डेट दी गई, तब भी तमाम ये घटनाएं घटी थी। लेकिन उस वक्त ऑपोजिशन ने ना तो गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा, ना प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा, ना इस तरीके से लंबी डिबेट की बात की गई, एक रेजोल्यूशन पारित किया गया और उसके बाद उस रेजोल्यूशन के हिसाब से आपका ये फ्रेम छोटा हो गया है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या हुआ? उस हिसाब से ये तय हुआ था। तो क्या आप भी अपने अलाए लल्लन सिंह जी के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय? रीमा जी, मैं स्पष्ट तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो विचार है इस मुद्दे पर, पार्लियामेंट में वक्तव्य देने के बाद एक स्टेटमेंट देने की बात कही जा रही है, जो गृह मंत्री जी को, चूंकि पार्लियामेंट चल रहा है, पहले भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन घटनाओं में और आज की घटनाओं में अंतर यह है कि पार्लियामेंट चल रहा होता है और उस समय कोई देश से संबंधित कोई भी ऐसी मुद्दे आते हैं तो ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि पार्लियामेंट के अंदर आकर के जब चाहो तो उस समय कंसर्न डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपको रोकना पड़ेगा। आपका फ्रेम, आपके यहाँ कुछ टेक्निकल गड़बड़ है, मेरी टीम अभी उसको जरा ठीक करेगी। आपका बिल्कुल फ्रेम बहुत छोटा है और आपकी ऐसा लग रहा है म्यूट किया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जरा उसको ठीक करें। तब तक जरा मैं तृणमूल कांग्रेस के पास चलती हूँ। जूही जी। अजय जी ठीक नहीं कर पाएंगे, वो तो पूरे दल में टेक्निकल गड़बड़ है ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक गड़बड़ है, वो कैसे ठीक करेंगे? वो मेरी टीम अभी कर रही है उसको ठीक। जूही जी, बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो सामने आ रही हैं, उसमें तापस रॉय की भी पिक्चर है, तमाम और भी आपकी पार्टी के नेता हैं उनकी पिक्चर है आरोपियों के साथ, और ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन सवाल खड़े कर रहा है कि हमारे सांसदों को बाहर क्यों निकाला जा रहा है, और साथ में तमाम तरीके की जो डिबेट की बात हो रही है। पहले जरा बताइए कि लिंक की जो बात है उस पर क्या कहना है आपका, कि आरोपियों के साथ टीएमसी के लिंक? बताओ कि देखिए, मेरे को अपने जो वॉइस है बहुत कम आ रहा है, एकदम नहीं सुनाई दे रहे, तो थोड़ा टेक्निकल सोच सकते हैं।
मैं आपको आपके जो क्वेश्चन है, जो जहाँ तक मैं समझ चुकी हूँ कि तापस राय के साथ इनका फोटो, तो देखिए तापस राय एक बहुत बड़ा सीनियर लीडर है और बहुत बड़ा बंगाल में टीएमसी का लीडर है और विधायक है अपने एरिया के, और एक जनप्रतिनिधि के कारण बहुत सारे लोग आते हैं हम लोगों से फोटो खिंचाने के लिए। ये सभी जनप्रतिनिधि का ऐसे लोग, बहुत लोग आते हैं जो आके बोलते हैं कि एक फोटो आपके साथ ले ले, एक सेल्फी ले ले। आज के जमाने में आप किसी को मना नहीं कर सकते। अगर कोई दोषी है, कोई निर्दोष है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। किसी के साथ किसका फोटो होने से वो दोषी नहीं माना जाते हैं। तो तापस राय जी हमारा विधायक है, लीडर है, उसी एरिया का विधायक है जहाँ पर ये जो झा जी रहते हैं, जो जिनका जो आरोपी है, तो उनका फोटो तापस राय के साथ क्यों है कि ये सवाल तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ तक। जूही जी सवाल वही है मेरा भी, क्या रिश्ता है? जूही जी मेरा सवाल भी वही है। एक सेकंड देश के सब कुछ जो भी कुछ मुद्दा होता है ना जूही जी, सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ है पार्लियामेंट में, वो क्यों हुआ है, किसका उसमें किसका वो एग्जैक्टली दोषी है, वही सवाल है जूही जी, वही सवाल है कि जिस तरह से फोटो किसके साथ आएगा नहीं आएगा ये जांच का विषय है। इसी तरीके से वो लोग कैसे आए, कौन लोग थे, उनके पीछे लिंक्स क्या थे, ये सब जांच का विषय है और जांच चल रही है। तो फिर इतनी हाय तौबा किस लिए हो रही है? जांच से ही तो पता लगता है ना सब कुछ। हम लोग बोल रहे हैं कोई भी अगर आपके साथ फोटो खींचने से कोई भी अगर काल अंदर चला जाएगा तब तो बहुत मुश्किल है। और ऐसे कैनिस्टर्स लेके अगर चले जाएंगे अंदर, कोई भी ऐसे स्मोक कैनिस्टर्स लेके पार्लियामेंट के अंदर कैसे घुस गया? सिक्योरिटी कहाँ थे? जो 301 चाहिए था वो बढ़ के दिन सिर्फ 176 जन सिक्योरिटी अंदर थे, बाकी लोग तो अंदर नहीं थे। तो सिक्योरिटी का कम क्यों है? और इतना बुलाने में भी, एमपीज लोग इतना बुलाने के बाद भी 40 मिनट बाद वो सिक्योरिटी लोग आए हैं वहां पर। तो सिक्योरिटी का जो इश्यूज है ये तो गवर्नमेंट का इशू है। हम लोग बोल रहे हैं जिसने पास इशू किया है वो अभी तक एक्सपेल नहीं हुआ है, लेकिन मोहम्मद के टाइम पे आपने इतना जल्दी कार्रवाई कर ली है कि उन्होंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर किया तो आपको ट्रेन लगा देश में। ठीक है, शिवम त्यागी जी इसका जवाब देंगे पहले। ओके ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ, मैं जवाब लेती हूँ। ठीक है शिवम त्यागी जी, आपने इसको मुद्दा क्योंकि बनाया, इसलिए सवाल था कि टीएमसी से लिंक है या नहीं है। उस पर तो उन्होंने कह दिया है जांच का विषय है और कोई भी आकर के अगर सेल्फी लेता है किसी नेता के साथ तो इसमें नेता का क्या दोष है? तो बात तो खत्म यहाँ पर हो जाती है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि नेताओं के साथ सेल्फी लेना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है और आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन मल्टीपल फोटोज आना, जो महिला है उनका हर किसी प्रोटेस्ट में साथ होना, आपने देखा होगा किसान आंदोलन में भी वो है, बेरोजगारी के लिए अगर कुछ हो रहा है या फिर उस बात पर भी तो भी वो उसमें है, अगर पहलवानों का आंदोलन है तो भी वो उसमें है। जिस भी तरह का आंदोलन है हर जगह वो सोच, वो विचार उसी के साथ वो जुड़ी हुई है। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, इंडिया अलायंस के कोइंसिडेंटली अलग अलग पार्टियों से लोग संबंधित हैं, जुड़कर आकर इकट्ठा होकर जो है आज यहाँ पर आकर इस तरह का काम करते हैं। सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे, आप सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते कि भाई फोटो तो कोई भी खींच सकता है। मान लिया फोटो कोई भी खींच सकता है, लेकिन फोटो खींचने के बाद जहां से उनको सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ मिल रहा है वो संसद में इस तरीके का आकर काम कर रहे हैं। भगवान ना करे कल कुछ अगर हो जाता तो क्या सवाल नहीं पूछे जाते कि भाई ये किस पार्टी के हैं, किस विचारधारा के हैं? एक व्यक्ति की विचारधारा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई वो कहां जुड़ा हुआ है, किस संगठन से जुड़ा हुआ है। अब आकर देश में कोई भी मान लीजिए हमला करता है, कुछ भी करता है, तो हम देखते हैं ना कि वो किस से जुड़ा हुआ है, किस आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, उसके तार किससे जुड़े हुए हैं, उसकी फोटो किसके साथ है, उसकी विचारधारा क्या है। अब विचारधारा अगर इन पार्टियों से जुड़ी हुई है तो ये तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं वो प्रॉम्प्ट इसीलिए हुए। और उनके नारे देख लीजिए, भाई हम बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और इस तरीके से हिटलरशाही नहीं चलेगी, जो उनके नारे हैं बताते हैं, ये सब नारे ही तो इंडिया अलायंस वाले देते हैं दिन रात। कहीं ना कहीं बड़ा क्लियर है चुनाव की हार, उसकी हताशा, निराशा, उसके साथ साथ मिलकर जिस तरीके से उनके हाल हो रहे हैं, विपक्ष के पास, इंडिया अलायंस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। वो चाहेंगे कि किसी भी तरह से सम वे और दी अदर इस देश में डिस्ट्रप्शन पैदा की जाए, अनरेस्ट पैदा की जाए, किसी तरीके से समाज को, जाति धर्म को तोड़ा जाए, देश को तोड़ा जाए। तो वो इस स्तर पर भी आ गए। मैं मानता हूं जांच अभी जारी, आने वाले समय में और भी चीजें, और भी पर्दे खुलेंगी किसका किस किस से संबंध है, लेकिन ये इतना तो जरूर साबित होता है कि ये जो विचारधारा है ये सारा इंडिया अलायंस वालों की ही है।
चाहे वो टीएमसी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो। और ठीक ये है। एक नफरत की विचारधारा है। जिस तरीके से इस देश में हर छोटे इशू पर जो है इस देश के प्रधानमंत्री और सरकार को बढ़ चढ़कर गालियां दी जाती है। मैं मानता हूं इतनी नफरत इन लोगों में भर दी है, उसका ये रिजल्ट। ओके, आ रही हूं अनुप्रिया जी, 1 मिनट आपके पास। डॉक्टर आचार्य उपाध्याय जी, ये बार बार ऑन एंड ऑफ आपका फोन का सिस्टम कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे आज। ये वही वाला फोन है क्या जो राहुल गांधी कह रहे थे चाइना मेड? कौन सा फोन है ये आईफोन आपका? मुझे उम्मीद है कि अब तो आप देखिए फिर चला गया आपका वीडियो, चला गया। आप अपने टेक्निकल टीम से कहिए जरा इसको मजाक के बजाय, आपके टेक्निकल टीम प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मुझे बताइए, ऐसा लगता है। और ये हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? मेरा सीधा सवाल ये है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? आपने रीमा जी, बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूं तो अनइंटरप्ट बोलने देगा। पहले प्रश्न का उत्तर दे दो, दूसरे का भी दो। तो सवाल तो सुन लीजिए। आपने प्रश्न किया था कि पहले भी घटनाएं हुई। फिर चला गया इट्स आईफोन। क्या गड़बड़ है भाई, चेक कीजिए। सब चाइना का मामला है। चलिए अनुप्रिया जी, आप कुछ कह रही हैं, पहले आप जवाब दीजिए, फिर कोशिश करते हैं अजय उपाध्याय। रीमा जी, आपने भी और यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता ने सवाल पूछा कि आप भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि भाजपा के बिहार के बड़े नेता गिरिराज सिंह जी कई मंचों से, और मुझे लगता है कि हम भाजपा के प्रवक्ता उनको गूगल भी कर लेना चाहिए, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि जितने आतंकवादी हमले होते हैं और जितने भी ऐसे घटनाएं होती है उसमें मुस्लिम शामिल होते हैं। इसीलिए हमारे नेता ने कहा कि देखिए आप यहाँ रामनवमी के जुलूस में, मैं आपको मैं इसी 2023 की बात बता रही हूँ, रामनवमी के जुलूस वहां पे जब हो रहे थे उस समय एक जगह जहां बिहार में अमित शाह जी की रैली होनी थी, वहां हिंदू मुस्लिम में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगा कराने का प्रयास किया गया था बीजेपी का, क्योंकि जहां पे बीजेपी का रैली होनी थी वहीं पे पूरे बिहार में दंगा होता है। उस समय भी गिरिराज सिंह ने कहा कि देखिए कि बिहार में मुसलमानों का मनोबल बढ़ा के रखा गया है, ये इस्लामिक राज्य हो रहा है। तो ये भाजपा के नेताओं के बोल होते हैं एक जाति के लिए, एक समुदाय के लिए, इसलिए हमने कहा। और रीमा जी, जो बातें अभी आपने पूछी टीएमसी की नेता, क्योंकि जांच का विषय है, क्योंकि ये देश के सुरक्षा का विषय है, मैं इस पे सवाल नहीं उठाती हूँ कि किनके साथ में फोटो है किनके साथ में नहीं है। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, जो भी इसके पीछे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है रीमा जी कि आखिर वह पासेस बीजेपी के एमपी के द्वारा ही क्यों प्रोवाइड होते हैं? अब वो कहेंगे कि हमसे कोई भी पास ले आता है, ये तो बात नहीं हो सकती है। देखिए सवाल यह नहीं है किसके साथ फोटो है, किसके द्वारा पास अवेलेबल कराया गया है, सवाल यह है कि अगर देश का लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी मंदिर है वह सुरक्षित नहीं है तो क्या देश सुरक्षित हाथों में है? क्या देश की सुरक्षा सही हाथों में गई है, या हमारे ऐसे गृह मंत्री जी चुप्पी साधे रहेंगे, विपक्ष के बोलने का इंतजार करेंगे? तो मैं भविष्यवाणी हमारे नेता नहीं कहते हैं, हमारे नेता वही कहते हैं, और जो मंशा बीजेपी की रहती है राजनीतिक मोड़ देने की, और जो मैं कहती हूँ कि धर्म की सुरक्षा वाले शॉट्स चलाइए। कहा हाँ ठीक है अनुप्रिया जी, आपने सही बात कही, मैं इससे इनकार नहीं कर रही कि देश में जब चुनाव होता है सभी लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा तो सेंसिटिव मामला है ना सुरक्षा का। संसद की सुरक्षा पूरा विश्व देख रहा है ये कि हमारे विपक्षी दल इस मुद्दे पर किस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। आपको लगता है कि इनसेंसिटिव होकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी? देश में कहीं और आतंकी हमला हो और संसद कम से कम ऐसे जगहों पर यूनिटी नहीं रखनी चाहिए? आपने मेरी बातों को सुना रीमा जी? मैंने सुन लिया, आपने गिरिराज सिंह का नाम लिया, उन्होंने इलेक्शन के दौरान कहा, लेकिन संसद की बात नहीं की थी उन्होंने। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा कि जितने भी आतंकवादी होते वो ऐसे क्यों होते कि मुस्लिम होते हैं, जितने भी मदरसे होते हैं वहां पे इस्लाम के नाम पे आतंकवादी की पढ़ाई होती है, उनका तो समस्या ही है मुसलमान। बीजेपी की तो ये समस्या ही रही है, वो चाहती ही नहीं है कि वो देश में जो हमारी जो संविधान इजाजत देती है कि सभी धर्म के लोगों का सम्मान हो, उतना ही फ्रीडम मिले, लेकिन इनकी मंशा है धर्म के नाम पे राजनीति करना और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। इनके कई नेता बोलते हैं मंच से कि देश को हिंदू राष्ट्र कहां से इसमें बीच में आ गया संसद पर हमले में? शिवम त्यागी नेता ने कहा शिवम त्यागी जवाब जो है सभी का है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिखों का है, ईसाई का है, देश किसी एक का नहीं है। लेकिन जब भाजपा के लोग किसी समुदाय पे अगर उंगली उठाएंगे तो शिवम त्यागी के पास में आओ, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। अनुप्रिया जी, जुमलाबाजी जो है ना ऑपोजिशन या कोई भी करे, मैं उस पर नहीं जा रही अभी। शिवम त्यागी से मैं रिप्लाई करूं, लेकिन मैं आपको कुछ एक आंकड़ा बता दूं जरा, जो आंकड़ा अभी सामने आया है
कि देश में, पूरे देश में भारत सरकार की जो स्कीम्स चल रही हैं उसमें जो सबसे बड़ी संख्या के बेनिफिशियरीज हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, जिनको सबसे ज्यादा राशन मिल रहा है, जिनको आवास योजना के तहत आवास मिल रहे हैं, जिनके यहाँ पर काम हो रहा है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, इन आंकड़ों को आप इन आंकड़ों को आप नहीं झुटला सकती। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र ये वाला एंगल इसके साथ मत जोड़िए। शिवम त्यागी जवाब देंगे। बहुत धन्यवाद रीमा जी कि आपने आंकड़े बता दिए। मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता सक्षम है अपनी बातों को काटने के लिए और मेरी बातों को काटने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। आंकड़े बताने के लिए प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, आंकड़े हम भी बता सकते हैं। आप एक प्रबुद्ध है, एंकर हैं और बहुत ही वरिष्ठ हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि हमारी जो बातें गिरिराज सिंह के मुख्य के द्वारा, और कई ऐसे तमाम नाम हैं बीजेपी के नेताओं के जिन्होंने देश को धर्म में बांटने का ऐसी बात कही कि मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है, मैंने उस पर आपको जवाब दिया। शिवम त्यागी जवाब देंगे अब। थैंक यू रीमा जी। इस देश में ना डॉक्टर अजय उपाध्याय को जोड़िए। हाँ जी। दो सिंड्रोम जो है बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं और वो इतना फास्टर देन लाइट ट्रैवल कर रहे हैं आजकल। पहला सिंड्रोम है मुस्लिम सिंड्रोम और दूसरा सिंड्रोम है सुप्रिया श्रीनेत सिंड्रोम। ये सुप्रिया श्रीनेत जी ने ये बात अभी उस दिन ही ट्विटर पर लिख दी थी। और ये सुप्रिया श्रीनेत सिंड्रोम जब तक इस इंडी अलायंस को पूरे तरीके से बर्बाद, खत्म, बिल्कुल शून्य नहीं कर देता, तब तक वो चैन से नहीं बैठे। क्या लिख दिया था? ये उन्हें नहीं लिखा था कि सोचिए अगर ये हमलावर जो है, ये जो हमला जिन्होंने किया, संसद में जो लोग घुसे, अगर ये मुस्लिम होते तो क्या होता। तो उनकी बात को आज लल्लन सिंह ने रिप्लाई किया एक तरीके से। कॉपी कर दिया उसको। वही मैं कहता हूँ, सिंड्रोम काम कर रहा है। तो जब तक बर्बादी नहीं कर देंगे ना इस इंडिया अलायंस की, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। टीवी पर भी आती है तो 1-2% वोट कम ही करा देती है अपने अलायंस का, कांग्रेस का, सबका। मैं उसी पर आना चाहता हूँ। मुस्लिम भी होता ना तो भी यूएपीए ही लग सकता था जी, मैक्सिमम यही लगता है सब पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू मुस्लिम इसमें है क्यों। आपको मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है? उनके बच्चों को पढ़ने बढ़ने क्यों नहीं देना चाहते भैया? कमाल बात है कि संसद में अगर मुस्लिम होते क्यों होते? अरे वो जिस भी धर्म से है, वो जिस भी जाति से है, उन पर यूएपीए लग गया है। और अगर मुस्लिम होते तो भी उन पर यूएपीए लग जाता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका धंधा है मुसलमानों को डरा डरा कर उनसे वोट लेना। कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद में अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में दिक्कत आई है, बिल्कुल आई है। कहीं ना कहीं विफलता रही है, बिल्कुल रही है। कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है, बिल्कुल हुआ है। संसद जो परिसर है उसके कस्टोडियन हमारे ओम बिरला जी हैं, क्योंकि स्पीकर हैं। उनके तहत पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं और कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जिस तरीके से शुरुआती जांच में पता चला है 8 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। मैं मानता हूं इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। और मैं जब ये आपको रेफरेंसेस दे रहा हूं तो ये नहीं कह रहा हूं कि दो बातें आपने एक साथ कही ना, जरा एक मिनट में एक रिएक्शन उस पर ले लेती हूँ। जूही जी, ये मुसलमान सिंड्रोम जो है जिसकी बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये इसका डर किसको है? इस वोट बैंक के छिटकने का डर किसको लग रहा है कि हर चीज में सांप्रदायिकरण करने की कोशिश हो रही है? जूही जी। रीमा जी, पहली बात तो है, देखिए ये जो सिक्योरिटी का इश्यूज है, इससे कोई हिंदू मुस्लिम ये जोड़ने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि तो उसी पर तो हम डिबेट कर रहे हैं आधे घंटे से। बहुत ही गंभीर भी है। हम तो ये नहीं मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम ऐसे देखा जाए। जो आतंकी है वो देश के लिए खतरनाक है, वो सदन के लिए खतरनाक है। और जिन्होंने भी हमला किया वो कोई भी जाति के है, कोई भी समुदाय के है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आतंकी है और दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के बाद। हमको तो सिर्फ इतना ही बोलना था। देखिए ये गंभीर मामले को ये जो हिंदू मुस्लिम ये सब समुदाय बीच में लेके आने के मतलब है इस मामले को हल्का करना, नॉर्मलाइज। और नॉर्मलाइज हम लोग नहीं करने देंगे। हम लोग पूछते हैं कि अभी बहुत 3 दिन होने जा रहे हैं, एक भी आंसर ना गृह मंत्री जी से, ना कोई प्रधानमंत्री जी से एक भी बयान सामने आया। क्या तृणमूल कांग्रेस इंडिया अलायंस का पार्टनर है या नहीं है? जूही जी, इंडिया अलायंस का पार्टनर आप है या नहीं है? तो पार्टनर आप हैं, तो आप पार्टनर होने के बावजूद सुबह सिर्फ मीटिंग में फोटो ऑप कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस जाती है क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ? जब आप कह रहे हैं कि हम ये रुख नहीं रखते, लल्लन सिंह ये रुख रखते हैं, कांग्रेस पार्टी ये रुख रखती है, तो ये किस तरह का तालमेल चल रहा है? रीमा जी सुन लीजिए, आप वरिष्ठ संवादित है, आपको सुनना पड़ेगा। आपकी कोई आंसर है, बीजेपी का मुखपात्र नहीं है। आप सुन लीजिए बात। देखिए हम लोग सब बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई सभी दल का अलग अलग राय हो सकता है। हमारे ओपिनियन ये है कि समुदाय से ना जुड़े और जो भी आतंकी घटना से जुड़े हैं उनको उनके खिलाफ। जूही जी, आप महिला है इसलिए मैंने आपको जवाब दिया नहीं, वरना मैं अच्छा जवाब दे सकती थी आपको। विषय
ये तरीका जो शुरू कर दिया है ना, एक्चुअली मुझे लग रहा है सही बोल रहे हैं शिवम त्यागी यहाँ पर, सुप्रिया श्रीनेत सिंड्रोम जो है वो सच में हो गया है देश में सबको, कि अगर सवाल पूछो तो बीजेपी का प्रवक्ता कह दो। मैंने आपसे ऐसा कौन सा सवाल पूछा है जिसपे बीजेपी के प्रवक्ता बन गई मैंने आपसे क्या सवाल पूछा है? मैंने आपसे ये पूछा है कि आपके अलायंस में दो लोग, दो पार्टियां एक रुख रख रही हैं, आपका रुख अलग है, तो वो क्यों है? इसमें बीजेपी प्रवक्ता कैसे बन गई मैं? सभी दल का अलग अलग। जूही जी, आप नई नई अभी प्रवक्ता बनी है तो थोड़ा सा सोच समझ के रखिए, आपको अभी बहुत डिबेट्स में जाना है। अगर डिबेट्स की शुरुआत आप इसी तरह से हमलावर होकर करेंगी ना मीडिया पर, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सवाल का जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए, सवाल का जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए। इस तरह पत्रकारों को टारगेट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं दे रही आप उसका आंसर, आपने तो मुझ पर ही हमला कर दिया ना। मैंने सीधा सवाल पूछा था आपसे, आपने आंसर नहीं सुना। आप सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, आंसर नहीं करेंगे, ऐसे तो नहीं हुआ। आपने क्वेश्चन किया, हमने आंसर दिया कि देखिए सभी दल अलायंस में हो सकता है, लेकिन सभी दल का अलग अलग हो सकता है। हम कोई समुदाय के खिलाफ नहीं है, सारे समुदाय बंगाल एक साथ काम करते हैं। ममता बनर्जी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी को सुरक्षा देती है, सभी को यहाँ पर सुविधा मिलती है। हमारी जो योजना है सभी समुदाय सभी जाति के लोगों के लिए है। हम किसी भी धर्म किसी भी जात के नाम राजनीति नहीं करते। ठीक है, ओके जूही जी, ठीक है। एक सेकेंड अब अगर इस जो आपका बयान था मैं उसी पर ही सिर्फ रहूं, आप कह रही है ना कि अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारधारा हैं। अब अगर मैं इस खबर को इस तरह से लूं जो मेरा सेंस कहता है कि इंडी गठबंधन में दरार है, तो फिर मुझे बीजेपी की प्रवक्ता कहा जाएगा। अब ये दरार है या नहीं है दरार? आपका सवाल सा दे दो। आपके बीच में दरार है या नहीं है दरार? आपका सवाल सा दे दो, दीजिए। देखिए ये कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि सभी पार्टी को एक साथ में आना है। ये मुद्दा है सिक्योरिटी का, इसमें भटकाने की गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए तो अच्छा है। ये सवाल है देश के सिक्योरिटी का, भवन का, जो संसद है उनके सिक्योरिटी का। ये सवाल है देश के जो सदन है जिसमें ये बीजेपी की भाजपा सरकार इतने जल्दबाजी करके इतना बड़ा भवन बनाया, करोड़ों रुपया खर्चा किया, लेकिन इनके सिक्योरिटी के लिए खर्चा नहीं किया। आज है बंगाल में बीजेपी की भाजपा की छोटे बड़े नेता जो प्रवक्ता है उन लोगों को भी सीआरपीएफ जवान मिलता है अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, लेकिन हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है, जो एमपीज है, जो सदन में बैठे हैं, उस बिल्डिंग के अंदर वो लोग सिक्योर नहीं है। सवाल उसका है, सवाल इसका नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। सवाल उस बात की है। अनुप्रिया जी, शिवम त्यागी, मैं आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन अनुप्रिया जी आप ही के पार्टनर कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है, क्यों कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम? ओके। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जी तो काफी क्लोज है ना, अच्छी दोस्ती है, पुराने साथी भी रहे हैं, तो फिर पार्टनर की बात मान लेते। देखिए रीमा जी, जरूर आप वो एक पिच तैयार करने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन कोई पिच नहीं इंडिया अलायंस जो है, आप अलायंस के बारे में बात कर रही है। मैं आपको बता दूं अलायंस में बिल्कुल भी कोई दरार नहीं है, जो आपके शब्द हैं या आप जो प्रोडक्ट कर पा रही है, समझ पा रही है। मतभेद है ना? हाँ, आपने कहा मतभेद है या मनभेद है, जो भी आपने कहा, इंडिया अलायंस के बीच में मैंने नहीं कहा, जो दिख रहा है वो बोल रही हूं। वही तो मैं कह रही हूँ। आपने अब कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अनुमान लगा रही हूँ, आपने ऐसा कहा, मैं कह रही हूँ कि मैं उसी अनुमान को खारिज कर रही हूँ कि देखिए इंडिया अलायंस के बीच में बिल्कुल भी ऐसे कोई भी दरारें नहीं। ठीक कहा यहाँ पे जूही जी ने कि कई अलग अलग दलों का समावेश है इंडिया अलायंस, सभी के विचार एक हो सकते हैं। गिरिराज सिंह जी का अनुभव उनके बिहार का अनुभव उनके पास में नहीं है ना, कि देखिए कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह जी क्या कहते हैं, फिर मैं कहूंगी कि उन्होंने कहा कि देखिए 3000 जो मदरसे हैं बिहार में वो फर्जी चलाए जा रहे हैं, मदरसों में जो है आतंकवादियों को सिखाया जा रहा है, उनको पाठ पढ़ाया जा रहा है। कैसे कैसे सवाल कहते हैं। मुझे तो पता है बिहार सरकार के नेता के प्रवक्ता के रूप में कि 1932 मदरसे यहाँ पे हैं जिसको सरकार अनुदान दे रही है। देखिए उनको सपने आते हैं कि कहीं भी देश में कुछ होना है, कुछ जहां उनकी दालें नहीं गल रही है, वहां कह दो कि हिंदू जो है खतरे में है, मुसलमान जो है। अरे भाई हमारे यहाँ जाति जनगणना 17% है, आगे 17% आप बहुत आगे बढ़ गए। अब आप जनगणना पर आ गई, वो एक अलग मैटर है ना, अलग मैटर है। 1 मिनट, रिपोर्ट में बता रही हूँ, मैं जनगणना बता रही थी 17% मुस्लिम है, लेकिन फिर भी बिहार में
बार बार भाजपा के नेता यह कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे भाई नहीं, हिंदू खतरे में, इस देश में कोई खतरे नहीं है। खतरा है तो आपका है कि आप सत्ता में आने के लिए कुछ भी कीजिएगा, जाति कीजिएगा, धर्म कीजिएगा, आप कहिएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो रीमा जी मैं तो बातों करें कि वह ओबीसी है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आप घोषणा कीजिएगा और कहिएगा। आपने क्या कहा? इस देश में कोई खतरे में नहीं है, ये आपका खुद का बयान है। तो फिर मुसलमान कैसे खतरे में आ जाते हैं आपकी तरफ से? शिवम त्यागी जवाब देंगे। ओके, खतरे में तो भाई इनकी सोच है, उनकी जो सोच है वहां से खतरे में है। शिवम त्यागी, देखिए जेडीयू की जो मेरी बहन है, प्रवक्ता है अनुप्रिया जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय नहीं जुड़े अभी तक। हाँ। के साथ बड़ी दिक्कत है। ये एजेंडा गढ़ने की कितनी कोशिश कर रही है, आप देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रही है पिछले 32-35 मिनट से, लेकिन बात बंद नहीं कर रही है। चर्चा चल रही है पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच की, चर्चा चल रही है कि पार्लियामेंट में ये हुआ तो क्यों हुआ। वो कहां चल रही है? गिरिराज सिंह जी ने ऐसे कहा, बिहार सरकार ने ऐसे किया, मदरसों में ऐसे हो गया, और यहाँ पर हिंदू खतरे में नहीं है, जातीय जनगणना होनी है। मेरी बहन, आपको जो इनके जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने विषय बताया होगा क्या था। ये जो अपना मैनिफेस्टो बताना है, ये अभी चुनाव आएंगे 24 में, बताना। कांग्रेस ने भी चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बताया था हम जातीय जनगणना कराएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। जनता ने कहा साइड बैठी है, आपकी जरूरत नहीं है अभी, कम से कम 30-40-50 साल कम से कम। आप भी वही कर रही है। एजेंडा चलाना है चलाइए, लेकिन विषय है आज पार्लियामेंट। विषय है कि उस पार्लियामेंट में जिस पर ये सारी चीजें हुई उसमें आप हिंदू मुस्लिम एंगल लेकर आ गए, जिसको टीएमसी की प्रवक्ता नहीं मान रही, जिसको टीएमसी भी नहीं मान रही, यानी कि इंडिया अलायंस की ही एक पार्टी इस बात को नहीं मान रही कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है। लेकिन आपको तो करना है ना वही तुष्टीकरण। अब बिना तुष्टीकरण के दाल कैसे बनेगी? क्योंकि 105 सीटों से 42 सीटों बिल्कुल है तो मुमकिन है कि आतंकवादी हमले के लिए कभी हम पुलवामा भी देख लेंगे, हम संसद में हमला भी देख लेंगे। नहीं, आप कुछ भी अनर्गल प्रलाप कीजिएगा, आप कुछ भी नैरेटिव करने का प्रयास कीजिएगा तो कैसे चलेगा? अब आप देश संसद को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, हमारे सेना को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो आप किसको सुरक्षा दीजिएगा? महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। आपने देखा ना कि आपने क्या किया मणिपुर में, आपने देखा ना पुलवामा में कैसे आपके चूक के कारण हमारी सेनाओं ने शहादत दे दी। जिनकी जो कर्तव्य होती है कि वो अपने सरहद से वो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप सदन को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, सीमा सुरक्षा में लगे हमारे सैनिकों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? सैनिकों की सुरक्षा को क्या हुआ है? चुप कर दे। सैनिकों की सुरक्षा को क्या हुआ? पुलवामा की जो घटना थी, सैनिकों की सुरक्षा पर क्या हुआ है? पुलवामा की घटना आपको याद है रीमा जी? हाँ। आपने सुना सत्यपाल मलिक जी को किसके आरोप लगाया? बीजेपी के क्या है? किसी भी नेता प्रवक्ता ने हिम्मत दिखाई कि सेना के शौर्य पर किसने सवाल खड़े किए थे? सेना के शौर्य पर, सेना के शौर्य पर किसने सवाल खड़े किए थे? मोड़ दिया गया था बीजेपी के हमारे सैनिकों को पीट कर मार डाला, ये किसने बोला था? बीजेपी को हिम्मत बयान किसने दिए थे? सत्यपाल मलिक जी की अच्छा सुनिए अनुप्रिया जी, अपनी बारी में बोलेंगे सब, है ना? शिवम त्यागी पर आपने इतने सारे आरोप एक साथ पड़े हैं, एक साथ इतने आरोप लगाए, जवाब तो सुनिए। जवाब हाँ, खंडन करेंगे। रीमा जी मैं सुन रही हूँ। देखिए मैं फिर से एक चीज कहना चाहता हूँ कि प्रवक्ता महोदय को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से सारी चीजें हुई है, मैं फिर से कहीं कहना चाहता हूँ, आप जो ये पूरा मतलब देश घूमकर आ गई है ना बहन, उससे काम नहीं चलेगा। बहस पार्लियामेंट पर है। अभी कह रहे हैं सेना की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। अरे सेना की सुरक्षा सरकार करेगी, सेना सबकी सुरक्षा करती है। आपकी सुरक्षा भी सेना कर रही है। आप जो यहाँ बैठकर इतने लंबे लंबे भाषण दे रही है वो सेना की वजह से दे रही है। सेना ना हो तो सेना की सुरक्षा की जरूरत है क्या? सेना हमारी शौर्य है, उनके पास दम है, उनके पास ताकत है, उनके पास शक्ति है। सेना को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, सेना खुद हमारी सुरक्षा करती है। और अब मैं आ गया तो बिना सेना के तो हमारे नीतीश कुमार जी ना चल पाए एक दिन में बिहार में, जिस तरीके की उनकी पॉलिसी रह गई। सेना को सुरक्षा चाहिए। खैर मैं आगे आना चाहता हूँ, पार्लियामेंट पे ही केंद्रित रहता हूं। मैं फिर से वही कहता हूं, विषय यहां पर साफ है। आ रही हूं आपके पास, जोइए एक मिनट। मैं पहले एक प्रवक्ता होने के नाते रूलिंग पार्टी का, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी लैप्स हुआ। सिक्योरिटी में जो लोग थे उनको सस्पेंड किया गया। आगे जांच जारी है। जो लोग थे जिन्होंने ये सब किया वो पकड़े गए। जी पकड़े गए। आगे उनसे पूछताछ जारी है कि उनसे क्या क्या उनके संबंध है। उनकी कुछ तस्वीरें मिली हैं जो इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ है। अब पता नहीं इन लोगों ने कैसा उनको मतलब फिदाइन टाइप का बनाकर तैयार किया है। वो तो शुक्रवार नहीं, उनके हाथ में बम नहीं था भाई। जूही जी आपके नेता कैसे लोगों को प्रिपेयर करते हैं? संसद में घुस गए हो, बताइए, संसद में चले गए। आप बताइए आपके नेता ने उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी है? किसकी नेता ने?
किसकी नेता ने? इन्हीं के नेता के साथ फोटो है जो उनमें घुसे हैं। उस पर उन्होंने कहा ना कि सेल्फी तो कोई भी किसी के साथ ले सकता है, उसमें नेता का क्या कसूर है? नहीं है, अभी तो सेल्फी आई है, अभी देखिए पूरी वीडियो आएगी, रिकॉर्डिंग आएगी, मुझे लगता है सब कुछ मिलेगा अभी। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके से करीबी संबंध, घनिष्ठता इन जो है दंगाइयों की दिखाई दे रही है सारे आंदोलन जीवियों से, सारी इंडिया अलायंस पार्टियों से, आने वाले समय में और बहुत सारी परतें खुलने वाली है। क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर आंदोलन करना है, देश स्वतंत्र है, कोई भी आंदोलन कर सकता है, लोग करते हैं, लेकिन इतना प्लान कर संसद में घुसकर ये सब करना कहीं ना कहीं ये हताशा ही तो है इन दलों की। ये बड़ा आरोप है शिवम त्यागी का। जूही जी, इस पर आप जरा जवाब दीजिए, क्योंकि बड़ा आरोप लगाया शिवम त्यागी ने। एक तरीके से आपके साथ साठ गांठ रही इन हमलावरों की, और ट्रेनिंग कहाँ से मिली? इनको शिवम त्यागी जी को याद दिला दो, इनके भी होम मिनिस्टर के साथ जो जयपुर में जब फोटो आए थे, तो क्या होम मिनिस्टर उनके जो उग्रपंथी थे, वहां पर जो आतंकी थे, उनके साथ जुड़े हुए थे? सवाल तो आता ही है। जो जम्मू में जो घटना घटे थे उसमें तो आपके होम मिनिस्टर के साथ उस आतंकी का फोटो दिखे थे, तो क्या आप बोलेंगे कि आपके जो होम मिनिस्टर है वो जुड़े हुए हैं जम्मू की घटना से? सवाल पूछने से पहले आपको शर्म करना चाहिए। एक पार्टी का, आप नेशनल पार्टी का प्रवक्ता है, इसके ऊपर अंगुली नहीं उठाया जा सकता इन्वेस्टिगेशन के। किसी के साथ फोटो दिखने के मतलब और ट्रेनिंग नहीं होता है। आपने जो बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया उसको जवाब आपको देना पड़ेगा आने वाले दिन में, क्योंकि ये सब बेखुदा सवाल करने में देश को, जनता को आप गुमराह कर सकते हैं। ये हिंदू मुस्लिम, ये पुलवामा के नाम पे वोट, ये धर्म के नाम पे वोट, ये कौन करता है देश में? धर्म का राजनीति कौन खेलता है? ये धर्म का काम काज कौन कर रहा है देश में? सभी को पता है। ये कोई छुपाने वाला बात नहीं है। ये बीजेपी सेट किया हुआ नैरेटिव नहीं है कि इसमें हम आंसर देते रहेंगे। हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे आपको, जो सवाल आपने यहाँ पर किया है जनता देखे, और आने वाले दिन में इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। इस पर मैं शिवम त्यागी से रिएक्शन लूं, लेकिन एक सेकंड जूही जी, मेरा एक सवाल सीधा। ओके जूही जी, ये सवाल जो खड़ा हुआ ना, जो शिवम कहाँ लगाया हुआ है आपने? एक मिनट, ये जो संसद में घुसने की ट्रेनिंग कहाँ दिया आपके नेताओं ने? जरा बताइए, हमें जगह लोकेशन बताइए। जनता जवाब चाहती है आपसे, बताना पड़ेगा आपको, आज ऐसे नहीं जा सकते। इशू किया है मिस्टर शिवम, अभी तक ऐसे लोगों को कहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं? किया है उनके नाम पे, और पश्चिम जी जी आपके क्यों बीजेपी के पार्लियामेंट से आप पहले हमको आंसर दीजिए। आप क्यों एक सेकंड सुनिए जूही जी और शिवम जी, एक मिनट सुनिए, एक मिनट जूही जी ओके जूही जी, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ जो शिवम त्यागी ने अभी बोला और जो बीजेपी के और लोग बोल रहे हैं, और क्योंकि यही तस्वीरें हमलावरों की, अगर बीजेपी के नेता, सुनिए तो सही, अगर यही तस्वीरें बीजेपी के किसी नेता मंत्री के साथ आती तो क्या आप लोग सवाल नहीं खड़ा करते? आप इनको एंटरटेन किया है, आपने विधान को स्टॉप किए, अब इनको एंटरटेन कर रहे हैं। ये जो आरोप लगा रहा है बहुत बड़ा आरोप है, अगर ये साबित नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा केस बन सकता है आने वाले दिन में। अब जो भाषा यहाँ पर प्रयोग किया है, बताइए, डरा रहे हैं, लाइव टीवी पर ही धमका रहे हैं, बताइए लोगों को, बताइए कोई बात है? लाइव टीवी पर ही धमका रहे हैं, बहुत बड़ा केस कर देंगे। बीजेपी को नोटिस भेज दीजिएगा, मैं तैयार हूँ। ट्रेनिंग नहीं करते हो, भाजपा लोगों का काम है। आप नोटिस दे दीजिए, बड़ा केस करिए मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, लेकिन देश के हित में आपको बताना पड़ेगा कि ट्रेनिंग कैंप कहाँ चल रहा है। संसद में घुसने की ट्रेनिंग आपने कहा, जगह क्या है, लोकेशन क्या है? आप अपने पुलवा के नाम पे वोट मांगे थे कि नहीं? 2019 में मांगे थी कि नहीं? संसद की बात हो रही है। देखिए, आप दोनों की आवाज सही नहीं आ रही है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। एक मिनट जूही जी, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आरोप ऐसा लगाया शिवम त्यागी ने, इस पर इतना गुस्सा आना जायज है, लेकिन ये तो जांच का ही विषय है, जांच से ही पता लगेगा ना जूही जी। मेरा सवाल तो सीधे ये था कि अगर सुनिए, अगर ये जो हमलावर है इनकी तस्वीरें बीजेपी के एनडीए के नेताओं के साथ होती तो क्या विपक्ष इस पर हंगामा बरपा नहीं करता? जूही जी,
किसी के साथ किसी का फोटो होना जरूरी नहीं है। जिसने पास तो नहीं हंगामा करते आप लोग अगर बीजेपी के नेता होते उसमें? पास तो किसी टीएमसी के एमपी ने नहीं किया। टीएमसी के कोई एमपी ने इशू किया था क्या पास पार्लियामेंट में घुसने के लिए? और घुसने के लिए बीजेपी के एमपी ने पास। ठीक है, शिवम त्यागी इस पर जवाब देंगे। ओके ओके ओके, शिवम त्यागी, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष को इसी चीज पर गुस्सा है कि क्योंकि वो बीजेपी के सांसद थे जिन्होंने पास इशू करवाया अपने नाम पर, तो अभी तो कुछ नहीं हुआ प्रताप सिम्हा का। रीमा जी, पहली बात तो ये है कि जांच अभी चल रही है। दूसरा विषय ये भी है कि अगर मुझे भी संसद में जाना है तो मुझे भी अपने किसी सांसद मित्र से ही पास लेकर जाना पड़ेगा। एक सांसद के पास बीच में नहीं हाँ। सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 से 30 लाख लोग होते हैं और मैं मानता हूं कि सांसद की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग देखें। मैं कम से कम ऐसे 1000 उदाहरण आपको दे सकता हूं जहां पर सांसद से मैं भी फोन करके कहता हूं, जो सांसद महोदय बीजेपी के होते हैं, कि भाई मेरे 2 लोग हैं, मेरे गांव से आए हैं, उनको जाना है, प्लीज उनका पास बना के दीजिए। इस तरीके से खूब होता है। आप पुरानी जर्नलिस्ट हैं, आप इन सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब अंदर जाकर किसी ने अनरूलिंग बिहेवियर जो किया है, आप उसके लिए उस पास को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये खुद शिवम जी, जो आप इस तरह से डिपेंड कर रहे हो, आरोप भी लगा रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है साहेब। इतनी तो सीटें नहीं, आपको जितना समय मिल जाता है इनको बताइए। चिंता नहीं कीजिए, शिवम त्यागी किसी के बीच में नहीं बोल रहे हैं। शिवम त्यागी पर अगर सब लोग आरोप लगाएंगे तो उनको जवाब देने का मौका देना पड़ेगा। नहीं, जवाब देने का मौका तो देना पड़ेगा ना जिस पर आरोप लग रहे हैं। रीमा जी, हाँ। शिवम जी, जो जिस तरह का अपने आप को बचाव का रास्ता निकाल रहे हैं और खुद ही सवाल भी पूछ रहे हैं। अरे भाई, जब फोटो से आप नहीं कह, फोटो साथ में है तो आप कहिएगा कि उसके आरोपी है, और पास आरोप दिया तो आप कहते हैं आरोपी नहीं है। तो जांच तो वहां भी होनी चाहिए शिवम जी, थोड़ा धैर्य रख लीजिए कि जांच में कौन इसमें दोषी है नहीं है। आप बार-बार इंडिया अलायंस के पर सवाल उठा रहे हो। चलिए जवाब सुनिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए, फिर मैं सीधा सवाल पूछूंगी। पहले शिवम त्यागी जवाब देंगे, फिर एक सवाल। यही हमारे नेता ने पूछा, अगर मुसलमान होते तो क्या होता? जैसा आपने कहा कि अगर एनडीए के किसी साथी के साथ में फोटो होता तो क्या होता? यही जो आप पूछ रही है, भविष्यवाणी की बात करिए, वही भविष्यवाणी के बारे में। अगर आप ये सीधे मुझसे कह रही हैं तो देश का हर आदमी, देश का हर नागरिक, पूछ रही हूँ, हर भारतीय, कि भाई जैसे हर भारतीय, उसमें सरकार भी शामिल है, मंत्री भी शामिल है, सब एक ही जवाब देंगे। और संसद में लोकसभा का सचिवालय कि अगर वो मुसलमान होते तब भी वही कार्रवाई हो रही होती जो अभी इन लोगों के साथ हो रही है। इनकी भी जांच हो रही है, इनको भी पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, इनसे भी पूछताछ की जा रही है, इनका भी कच्चा चिट्ठा निकाला जा रहा है, इनके पीछे के लिंक्स भी निकाले जा रहे हैं। वही अगर वो मुसलमान होते तब भी निकाले जाते। दोनों में क्या फर्क है? रीमा जी, तो दोनों में क्या फर्क हो गया? कहां से हुई है ये सवाल तो तब खड़ा होता, अनुप्रिया जी, ये सवाल तब खड़ा होता जब इन लोगों को 1974 की तरह छोड़ दिया जाता। ये सवाल तब खड़ा होता। शिवम त्यागी, संसद है वो सुरक्षित नहीं है और संसद में चुने गए लोग, ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है, सुरक्षित नहीं, ये एक अलग मुद्दा है अनुप्रिया जी। देश की सुरक्षा और संसद की सुरक्षा अलग मुद्दा है, जो कर रहे हैं, और आरोपियों का हिंदू मुस्लिम होना एक अलग मुद्दा है। एक मिनट सुनिए, फोटो की सियासत के ठीक है अनुप्रिया जी, ओके, आपकी बात सुन ली मैंने। एक नहीं हो सकता है, आप अलग अलग मुद्दों को मिक्स कर रही हैं। कराया बिल्कुल नहीं, आप अलग अलग मुद्दों को मिक्स कर रही हैं। अगर सवाल आप पूछेंगे तो सवाल आप पे भी है कि आपके नेता ने पास बिना जांच की कैसे दे दिया। अगर आपको पता था कि वो टीएमसी से संबंध रखते हैं और टीएमसी के नेता, अगर मैं मानती हूँ आप ही की जो जुबान कह रहे हैं कि अगर टीएमसी के नेताओं के द्वारा ट्रेनिंग मिली तो आप नहीं देते पास, अगर आपको आशंका होती तो। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है अनुप्रिया जी। सुनिए, आपकी बात अनुप्रिया जी, आपके ये दोनों पॉइंट्स अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन इनमें हिंदू मुस्लिम कहां से आता है ये मेरी समझ से बाहर है। शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे, शिवम त्यागी जवाब देंगे। संसद की सुरक्षा पर बहस हो ये अलग मुद्दा है और उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल देखना अलग मुद्दा है। शिवम त्यागी, देखिए, मैं तो हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जो है महिला सशक्तिकरण के जो है बहुत ही बढ़ चढ़कर उसमें जो है उन्होंने आगे हिस्सा लिया है। महिला सशक्तिकरण का जो है एजेंडा उनका है, महिलाओं को सशक्त बनाना उनका एजेंडा है, देश की महिलाएं बढ़े, आगे बढ़े, ये उनका एजेंडा है। लेकिन मेरी बहन 3 महिलाएं बैठी हुई हैं पैनल पे
बोलने तो दो पुरुष को, हम बेचारों को कम से कम अपनी बात तो रखने दीजिए। शिवम त्यागी आप बहुत सशक्त है अपनी बात रखने के लिए, लाउड एंड क्लियर आवाज भी आ रही है आपकी, बोलिए। मानता हूं कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए हैं, आने वाले समय में आप भी सांसद उसी की वजह से बनेंगी, लेकिन हमें बोलने तो दीजिए, कम से कम आप बोलने ही नहीं दे रहे। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, बैक टू ट्रैक। इन्होंने कहा कि किसकी जिम्मेदारी है तय होनी चाहिए, बिल्कुल हुई। 8 जो सुरक्षा कर्मी सस्पेंड हुए वो इसी वजह से हुए बहन, ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर पॉपकॉर्न खाने चले गए थे तो इसलिए सस्पेंड हो गए, वो इसीलिए ही सस्पेंड हुए हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में जो जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और मैं फिर से कहता हूं, डिबेट के बाद अपने किसी सांसद मित्र को या भाई को फोन लगाइएगा और पूछिएगा कि प्रोसीजर क्या है पास देने का। उनके पास किसी भी जान पहचान के व्यक्ति का फोन आता है कि भाई फलाने को सब पास देना है, ढिकाने को पास देना है, प्लीज उनको संसद विजिट करा दीजिए, तो आमतौर पर सांसद जो है इस तरह की चीजें करते हैं। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं कि किसी की भी शक्ल को देखने से ये पता नहीं लग जाता कि ये व्यक्ति अंदर जाकर क्या करने वाला है, वरना तो फेस रीडर खड़े कर दे हम संसद के बाहर, सिक्योरिटी की जगह वो चेहरा पढ़ेंगे और चेहरा पढ़ने के बाद जाकर जो है उसको रोक लेंगे वहीं का वहीं, चेहरे से नहीं पता चलता। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, मैं मानता हूं उसके लिए जिम्मेदारियां तय होंगी और सब कुछ होगा। लेकिन फिर विषय बैक टू ट्रैक वही आता है कि जिस तरीके से राजनीति इसमें खेली जा रही है, जिस तरीके से चीजें हो रही है, संसद का विषय आपने 74 का उदाहरण दिया रीमा जी, 74 में 2 बार ऐसा हुआ, दोनों बार लोगों को ऐसे नहीं छोड़ दिया, एक बार तो पिस्टल लेकर पहुंच गए थे, एक बार खंजर लेकर पहुंच गए थे। शुक्र है कि यहां पर ऐसा नहीं हुआ। इस देश में इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसकी थॉरो जांच होना बहुत जरूरी है। ये जो कहीं ना कहीं नेता ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, बंगाल में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, ये अलग अलग सरकारों के जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग कैंप का पता लगाना बहुत जरूरी है कि इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग तो कोई वही दे सकता है जो संसद में आता जाता रहा हो। कुछ जूही जी इस बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे कि ये क्या है मामला, आप ये बताएं आज इस देश को। दूरदर्शन पर, डीडी पर ये बताकर जाएंगे आज कि ये कहां ट्रेनिंग इनकी हुई, कैसे इनको ट्रेन किया गया, कैसे इकट्ठे करके इनको दिल्ली लाया गया, किस तरीके से इनको संसद में घुसाया गया, ये जवाब जरूर देना चाहिए। ये तो पुलिस जांच कर रही है शिवम त्यागी, उसमें जूही जी कैसे बताएंगी? देखिए प्रवक्ता है ना, वो उन्हीं नेता की प्रवक्ता है जिनसे वो मिलती है, ज्यादा बेहतर बताएंगे। भाई पुलिस को थोड़ी आसानी हो जाएगी ना, मतलब पुलिस का थोड़ा काम आसान नहीं कर सकती है क्या? एक बार आसान कर दे थोड़ा काम। जूही जी बताइए आप, और नाराज नहीं होंगे आप मुझे लेकिन आपका लिमिट मत क्रॉस कीजिए। आप लोग सरकार पक्ष में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बात आप यहाँ पर बैठ के बोलेंगे और आप चुप कर जाएगा। आपको भी आने वाले दिन में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको इतना बता दूं कि आपके होम मिनिस्टर के साथ भी आप जो आतंकियों का फोटो आया था, तो उसकी जिम्मेदारी आपने पहले नहीं थी। आतंकियों को आपके होम मिनिस्टर ने कहा आतंकियों को ट्रेनिंग कराया था, उसका पहले जवाब आप दे दीजिएगा। पहली बात तो ये आपका सवाल का आंसर नहीं है, बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, कभी बोलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर नाटक करने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपने पॉइंट बोलने के लिए हम लोग आते हैं और हम लोग अपनी पार्टी का पॉइंट रखने के लिए आते हैं। हमारे आपके जो एमपी ने पास इशू किया है, उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि उन्होंने पास नहीं दिया, उनके सेक्रेटरी ने पास इशू किया, वो भी उनको बिना जान पहचाने, तो बिना जान पहचाने दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के। ठीक है, ये मुद्दा बार बार उठ रहा है, ये मुद्दा बार बार आ रहा है। एक मिनट। अच्छा ठीक है, वक्त कम रह गया है मेरे पास। अब जूही जी वही बात रिपीट हो रही है। एक मिनट। ठीक है जूही जी एक मिनट। देखिए, 2 चीजें हैं जूही जी, आप जो बात कह रहे हैं, या तो वो रूल बन जाना चाहिए, फिर किसी के साथ भी कोई भी सेल्फी लेकर के गुनहगार या हमलावर या आतंकी आता है तो उस पर बवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन भी बवाल करता है तो सत्ता पक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है कि ये फोटो कहां से आते हैं फिर टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं के साथ में, तो कांग्रेस पर भी सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये तो रूल बन जाना चाहिए कि फोटो कोई भी किसी के साथ भी ला सकता है। चलिए ठीक है। अब मैं चलते चलते अंत में फाइनल कमेंट सबसे लूंगी। सिर्फ मैं हनुप्रिया जी आपसे सीधे पूछूंगी कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड 24 से पहले क्यों खेला जा रहा है? कतई नहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। जो भाजपा की रणनीति रही है, उन रणनीति का पर्दाफाश किया गया कि यह अगर अपनी नाकामी को धर्म के आड़ में छुपा देते, अगर ऐसा होता तो। और रीमा जी यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता अभी रो रहे थे, देखिए अभी महिला और पुरुष कर रहे थे, ये इनको प्रवक्ता बनाया गया रूप में आते हैं, लेकिन ये एंकर बन जाते हैं, ये सवाल ही पूछने लगते हैं, अपने सवालों का, हमारे सवालों का जवाब तो देते नहीं है, लेकिन एंकर की भूमिका अच्छा निभा लेते हैं। मुझे लगता है, उम्मीद है वो प्रवक्ता नहीं, आप वो एंकर आप ज्वाइन कर लीजिए, किसी मीडिया को ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो सवाल है रीमा जी यही कि गिरिराज सिंह जैसे नेता अगर देश में लोगों को संविधान के इत्र,
अगर धर्म के नाम पे आइडेंटिफाई गिरिराज करेंगे, सिंह जो करेंगे आप भी उन्हीं को फॉलो करेंगे क्या? उनके सवालों का जवाब गिरिराज देना सिंह हमारा अगर दायित्व कुछ है। बोलेंगे तो क्या आपकी पार्टी उनको ही फॉलो कर रही है? हमारी पार्टी बीजेपी को बेनकाब कर रही है। बेनकाब कैसे कर रही है? आप तो फॉलो कर रहे हैं ना कि गिरिराज सिंह ने ऐसा बोला इसलिए हमने ऐसा बोला। एक तरफ कहते हैं कि हम मुसलमानों को बेनिफिट दे रहे हैं, फिर मुसलमानों को क्यों आप कहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले लोग जो होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, मदरसों को बंद कर देना चाहिए और जितने मुस्लिम होते हैं उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए गिरिराज सिंह के वर्ड से। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप कहिए। सारे बयान ये गिरिराज सिंह जी यहाँ पे अनुप्रिया जी, मुझे गिरिराज सिंह के सारे बयान पता हैं, लेकिन मेरा सवाल वो था ही नहीं ना शुरू से लेकर अंत तक। ये जवाब शुरू से लेकर अंत तक मैंने आपसे सीधे यही सवाल पूछा कि संसद की गरिमा को तो हिंदू मुस्लिम से बाहर रखना चाहिए था कम से कम। मैंने सिर्फ यही सवाल पूछा कि देश में अलग अलग बयान देना एक अलग बात है, लेकिन संसद को लेकर, सुरक्षा कर्मियों को लेकर, संसद की सुरक्षा को लेकर हिंदू मुस्लिम करना ये सही था क्या? सुरक्षा कर्मियों पे सवाल बिल्कुल नहीं उठा। देखिए, सुरक्षा कर्मियों पे आपने कहा कि सेना को सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार। नहीं, सेना को मैंने कहा कि सुविधा मुहैया नहीं कराया आपने कहा सेना को सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स को सुधार लेती हूँ कि भाई सेना को आपने सुविधा नहीं दिया जो पुलवामा की घटना होती। ठीक है, मेरे शब्द अगर गलत थे रीमा जी मैं सुधारती हूँ, लेकिन पुलवामा जैसी घटना भी हमने देखा था लोकसभा चुनाव के पहले कैसे हुआ था, इसी तरह एक घटना हमने देख लिया। अनुप्रिया जी, मेरे पास वक्त की बाधा है, लेकिन वो दिन भूलने नहीं चाहिए जब सेना खुद ये बात बोलती थी कि मुंबई में जब हमला हुआ तो बुलेट प्रूफ जैकेट का क्या हाल था जिसकी वजह से शहादत हुई है, और तमाम सेना के लोग डिमांड करते रहते थे, लेकिन उनको किस तरीके के जैकेट्स दी जाती थी, किस तरीके के इक्विपमेंट दिए जाते थे, जिसकी वजह से आतंकियों से सीधे अब मैं आगे नहीं बोलना चाहती क्योंकि वो सब जांच का विषय था, उस पर जांच हुई, रिपोर्ट आई और पता भी चला उसमें क्या हुआ, तो वो एक लंबा बहस का विषय है। तो कम से कम सेना के मुद्दे पर इस तरह के सवाल खड़े करना ये ठीक नहीं है। अंत में एक लाइन में शिवम त्यागी खत्म करेंगे। देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये संसद का विषय है, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस पर हिंदू मुस्लिम कम से कम नहीं होना चाहिए। आपको राजनीति करनी है, आपको वोट चाहिए। मैं मानता हूं कि जेडीयू की जो प्रवक्ता है और उनकी पार्टी जो है हताश बहुत ज्यादा है। 100 से सीधा 41-42 सीटों पर अगर कोई पार्टी पहुंच जाए जिसका अपना कोई आधार अपने राज्य में बचा ना हो, जिसको प्रधानमंत्री बनने के सपने आते हो, दिन रात बेचारों ने करोड़ों रुपए का डीजल पेट्रोल पता नहीं क्या डलता है, हम तो नहीं जानते, चौपर में हवाई जहाज में वो डलवाया बिहार की जनता का, और अंत में जो है वो इंडिया अलायंस का जो वो सो कॉल्ड गठबंधन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो उनकी निराशा बहुत जायज है और वो इस तरह के बयान दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं, संसद के विषय में कृपया करके राजनीति ना करें। वो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, हमारा सम्मान है, जिसने भी गलती की है उसको बख्शा नहीं जाएगा, बट कृपया करके इस देश के मुसलमानों को, हिंदुओं को तो छोड़िए आप, तो आप करते हैं उनकी देश के मुसलमानों को भी माफ कर दें कम से कम हर चीज। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जब बात संसद की आती है, लोकतंत्र की आती है, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा को लेकर अगर कोई सवाल खड़े हुए हैं तो उस पर जांच भी हो रही है, सरकार चर्चा के लिए भी तैयार है और सरकार के मंत्री लगातार इस पर बोल भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा को किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के साथ वो रंग देना, ये कहाँ की ज्यादती है या राजनीति है या क्या है, ये फैसला आप ही कर लीजिए। चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।